हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन एसआई क्लासेस डुमरियागंज। आज आपका ये फिजिक्स का पहला लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम क्लास 11th के बारे में चर्चा करेंगे। क्लास 11th, इस लेक्चर में आप लोगों को फिजिक्स के बारे में परिचित कराया जाएगा। ये क्लास 11th का पहला वीडियो है। जो भी पॉइंट्स इस वीडियो में बताए जाएंगे, ये पॉइंट्स आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे फिजिक्स के बारे में कि ये फिजिक्स क्या है। वास्तव में अगर देखा जाए तो 15th सेंचुरी का एक शब्द आपके सामने लिखा गया है। इस शब्द का मतलब होता है फ्यूसिस, और इस फ्यूसिस का अर्थ है नेचर यानी कि प्रकृति। वास्तव में अगर देखा जाए तो इस भौतिक विज्ञान को पहले प्राकृतिक विज्ञान के नाम से जाना जाता था। प्राकृतिक विज्ञान, पहले हम इसको क्या कहते थे? प्राकृतिक विज्ञान। इस फ्यूसिस शब्द का अर्थ है नेचर, और इसी नेचर शब्द से ही अंग्रेजी शब्द इसका क्या है? फिजिक्स, जिसको कि हम हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। इस फिजिक्स का अर्थ होता है नेचर एंड नेचुरल फेनोमेनन, अर्थात प्रकृति और इस प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, वो किस में हम स्टडी करेंगे? फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं। तो अगर देखा जाए तो इस नेचर में कई सारी घटनाएं होती हैं, जैसे कि सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, अर्थात हम कह सकते हैं दिन रात का होना, तारों का चमकना, साबुन के जो घोल के बुलबुले होते हैं उसका चमकदार दिखाई देना, और आप इसमें कह सकते हैं ग्रहों की गति और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। ये सारी जो घटनाएं हैं, प्रकाश की उपस्थिति में हम ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, किसी कण की गति के बारे में हम पूरा डिस्कशन करते हैं। तो ये सारा डिस्कशन, ये सारी घटनाएं किसके अंतर्गत होती हैं? फिजिक्स के अंतर्गत होती हैं, यानी कि भौतिकी के अंतर्गत होती हैं। तो अगर हम फिजिक्स का एक डिफिनेशन देना चाहें तो हम फिजिक्स का कैसे डिफिनेशन कह सकते हैं? वास्तव में ये साइंस का क्या है? एक ब्रांच है, यानी कि विज्ञान की एक शाखा है। तो हम कह सकते हैं फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फेनोमेनन। तो डिफिनेशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन which we study about nature and natural phenomenon। कहने का अर्थ है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति और इस प्रकृति में होने वाली संपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अब हम फिजिक्स के बारे में एक और भी डिफिनेशन बताएंगे। अगर देखा जाए तो ये पूरा फिजिक्स किस पर आधारित होता है? मैटर पर और एनर्जी पर। कहने का मतलब द्रव्य और ऊर्जा पर आधारित होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि द्रव्य क्या है, अर्थात मैटर क्या है, मैटर कहते किसे हैं। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट लिख सकते हैं, मैटर यानी कि द्रव्य। अगर देखा जाए तो जितने भी प्रकार की वस्तुएं हैं, ये सभी वस्तुएं या जो भी वस्तुएं स्थान घेरती हैं जिसमें कुछ द्रव्यमान या भार होता है, और इनका अनुभव हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों से करते हैं, तो ये सारी चीज़ें द्रव्य कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं, लकड़ी हो गया या मेज हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, सोना चांदी, परमाणु अणु हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रुई वायु गैस
कोई भी चीज़ें हैं तो ये सब क्या हैं, ये द्रव्य हैं। अगर देखा जाए तो अगर वायु के बारे में कहा जाए तो वायु भी क्या है, द्रव्य है, क्योंकि यह भी स्थान घेरता है, इसमें भी भार होता है। इसी तरीके से आप यहाँ पर इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे देखा जाए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभव क्या होता है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो डायरेक्ट आपकी आंखों के सामने हो, लेकिन अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है कि आपकी आंखों के सामने नहीं होता है लेकिन हम इसका अनुभव करते हैं। अब जैसे कि हम वायु को नहीं देख सकते हैं लेकिन ये वायु का अनुभव हम कर सकते हैं। अगर आप फैन के नीचे बैठ जाएं तो उस समय क्या है कि चलता हुआ जब फैन हवाओं का जब झोंका पैदा करेगा आपके आसपास बाउंड्री में, सराउंडिंग में उत्पन्न होगा ये हवा, तब आपको अनुभव होगा कि हवा चल रही है। तो इसका अनुभव हम अगर देखा जाए तो हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। तो द्रव्य को आप डिफाइन कर सकते हैं कि वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है तथा वे स्थान घेरती हैं और जिनका अनुभव हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों से करते हैं, उन्हें द्रव्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं ईंट, पत्थर, लोहा, सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, गैस, यानी कि ठोस, द्रव, गैस, किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम आप लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, द्रव्य हैं। इसमें द्रव्यमान होता है, साथ ही साथ ये स्थान भी घेरती हैं और इनका अनुभव हम प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन्हीं से हम अनुभव करते हैं। अब अगर देखा जाए तो हम स्टडी करेंगे ऊर्जा के बारे में, यानी कि एनर्जी, ऊर्जा वास्तव में क्या है। कोई भी कर्ता, चाहे वह निर्जीव हो या सजीव हो, अगर वो उसके अंदर ऊर्जा है तभी वो कार्य करेगा, अदरवाइज कार्य कभी नहीं कर सकता है। इसीलिए आप कहते हैं कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ शार्ट में एक सेंटेंस लिख सकते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। टेंडेंसी ऑफ वर्क इज नोन एज एनर्जी। अब हमें इसमें देखना है, स्टार्टिंग में माना जा रहा था कि द्रव्य और ऊर्जा का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। लेकिन एक ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्य और ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। द्रव्य को हम ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं और ऊर्जा को हम द्रव्य में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने एक मैथमेटिकल फार्मूला दिया, यानी कि एक गणितीय रूप में एक सूत्र दिया, और उस सूत्र को हम लिखते हैं E = डेल्टा m इंटू C स्क्वायर, जहाँ पर इस डेल्टा m को हम कहते हैं द्रव्यमान क्षति और इस C को हम कहते हैं निर्वात में
प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या फिर कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इस फार्मूले से हम कन्वर्ट कर सकते हैं द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में। ये फार्मूला अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। इस फार्मूले को हम द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध या द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी कहते हैं। तो इस फार्मूले को लिख करके आप लिख सकते हैं, ये क्या है, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण या द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध। तो इस तरीके से हमें पता चला कि इस नेचर में सारी की सारी चीज़ें जो है वो किससे रिलेटेड होती हैं, द्रव्य से और ऊर्जा से रिलेटेड होती हैं। इसी के अंतर्गत आने वाली जितनी भी क्रियाएं होती हैं, चाहे वो द्रव्य से रिलेटेड हो या फिर ऊर्जा से रिलेटेड हो, इन्हीं चीज़ों का अध्ययन हम फिजिक्स में करते हैं। तो अभी आपको जो नेचर और नेचुरल फेनोमेनन के आधार पर फिजिक्स को डिफाइन किया गया था, अब इसी चीज़ को हम डिफाइन करेंगे मैटर और एनर्जी के पदों में। तो मैटर और एनर्जी के पदों में आप फिजिक्स को यानी कि भौतिक विज्ञान को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसका दूसरा डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि विज्ञान जो है, या भौतिक विज्ञान लिख सकते हैं, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य ऊर्जा व द्रव्य ऊर्जा के बीच होने वाली अनेक प्रकार की क्रियाओं, या लिख सकते हैं अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो ये फिजिक्स का दूसरा डेफिनेशन है कि फिजिक्स वह है जिसमें हम मैटर एनर्जी और मैटर एनर्जी से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं, इन सभी क्रियाओं का स्टडी हम किस में करते हैं, फिजिक्स में। अब हम चर्चा करेंगे फिजिक्स के स्कोप के बारे में। कहने का मतलब भौतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र क्या है। तो भौतिक विज्ञान के कार्य क्षेत्र से संबंधित आप कुछ पॉइंट्स को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भौतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स अगर देखा जाए, इस फिजिक्स को तो दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है, दो क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। अगर पहले क्षेत्र की बात किया जाए तो पहले क्षेत्र का नाम है स्थूल भौतिकी और दूसरे क्षेत्र का नाम है सूक्ष्म भौतिकी। ये आप एक पॉइंट के तौर पर समझ सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये आपका एक टॉपिक है, भौतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र, अर्थात भौतिक विज्ञान को दो क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। पहला है स्थूल भौतिकी और दूसरा है सूक्ष्म भौतिकी। ये जो स्थूल भौतिकी है इसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक और इसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक। तो ये दो चीज़ें हैं इसका कार्यक्षेत्र। इसी कार्यक्षेत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात हम इसमें समझेंगे कि जो स्थूल भौतिकी है
ये स्थूल भौतिकी क्लासिकल मैकेनिक्स पर आधारित है। अर्थात आप ये लिख सकते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट में कि ये क्लासिकल मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर आधारित होता है। स्थूल भौतिकी क्लासिकल मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर आधारित होता है। क्लासिकल मैकेनिक्स जो कि पूरा का पूरा सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांतों पर आधारित है और इसमें हम फार्मूले का यूज करते हैं डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, जिसके बारे में अभी आपको बताया गया, परिचित कराया गया। यह द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। और साथ ही साथ अगर सूक्ष्म भौतिकी की बात किया जाए, माइक्रोस्कोपिक की बात किया जाए, तो ये क्वांटम मैकेनिक्स, ये जो है सूक्ष्म भौतिकी, क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर आधारित है। क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर आधारित है। क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहता है? एक प्लांक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसको कि हम क्वांटम सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और ये क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है कि जो प्रकाश ऊर्जा है ये छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में निकलता है, जिन्हें हम क्वांटा या फोटान कहते हैं। और प्रत्येक फोटान की जो एनर्जी होती है वो E इक्वल टू h न्यू होती है। यहाँ पर h जो है इसको हम कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, यानी कि प्लांक नियतांक। और ये जो है न्यू, इस न्यू को हम कहते हैं विकिरण की आवृत्ति। विकिरण की आवृत्ति, ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि फिजिक्स का जो कार्यक्षेत्र है ये दो भागों में है। एक स्थूल भौतिकी है, एक सूक्ष्म भौतिकी है। जो स्थूल भौतिकी होता है ये क्लासिकल मैकेनिक्स के सिद्धांतों का अनुसरण करता है, जिसमें डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। और जो सूक्ष्म भौतिकी है यह क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों का अनुसरण करता है, जिसमें प्लांक का क्वांटम सिद्धांत यूज होता है, जिसका फार्मूला है E इक्वल टू h न्यू, जहाँ पर h को हम कहते हैं प्लांक कांस्टेंट और न्यू को कहते हैं विकिरण की आवृत्ति। अब हम इस स्थूल भौतिकी को थोड़ा और डिफाइन करना चाहेंगे कि इसमें कितने पार्ट हैं। तो अगर देखा जाए तो इस स्थूल भौतिकी को और भी कई भागों में बांटा गया है। इन सब भागों का नाम हम लिख दे रहे हैं दूसरे पॉइंट में। अगर इस पहले भाग के लिए देखा जाए तो पहला भाग इसका है मैकेनिक्स। पहला भाग है इसका मैकेनिक्स, जिसको हम कहते हैं यांत्रिकी। और दूसरे पार्ट की अगर बात किया जाए तो दूसरा पार्ट है इसका थर्मोडायनामिक्स। डायनामिक्स, इसको हम कह सकते हैं ऊष्मागतिकी। और अगर तीसरे पार्ट की बात किया जाए तो तीसरा पार्ट है इसका ऑप्टिक्स। इसको आप लिख सकते हैं प्रकाशिकी। और चौथा पार्ट इसका है ऑसिलेशन एंड वेव्स। कहने का मतलब कंपन और तरंगें, या फिर लिख सकते हैं दोलन और तरंगें। और इसका पांचवा पार्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। पांचवा पार्ट है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स या इलेक्ट्रोडायनामिक्स, को लिख सकते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स।
डायनामिक्स, वैद्युत गतिकी, वैद्युत गतिकी, ये इसके जो 5 फील्ड बताए गए हैं स्थूल भौतिकी के, पांचों फील्ड को पहले आप फिर से सुन लेंगे। स्थूल भौतिकी का जो 5 फील्ड है, मैकेनिक्स है, दूसरा है थर्मोडायनामिक्स, तीसरा है ऑप्टिक्स, चौथा है ऑसिलेशन एंड वेव्स, और पांचवा पार्ट इसका है इलेक्ट्रोडायनामिक्स यानी कि वैद्युत गतिकी। अब आपके जो 11th में है, 11th में कितनी चीज़ों का हम स्टडी करेंगे? मैकेनिक्स का स्टडी करेंगे, थर्मोडायनामिक्स का स्टडी करेंगे, ऑसिलेशन एंड वेव्स का स्टडी करेंगे। ये 3 पार्ट के बारे में आप पूरा एक्सप्लेनेशन, जितने भी चैप्टर टॉपिक दिए गए हैं, ये 3 से ही रिलेटेड आपको पढ़ना है क्लास 11th में। बाकी 12th में जो है आपको ऑप्टिक्स ये टॉपिक पढ़ना रहेगा, और इलेक्ट्रोडायनामिक्स यानी कि वैद्युत गतिकी इसको पढ़ना रहेगा। अब थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन और करेंगे कि आप जो 11th में मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इसमें आप क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं। ठोस, द्रव और गैसों के नियम को पढ़ सकते हैं, न्यूटन के गति के जो नियम है, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, गति का अध्ययन आप पढ़ेंगे, द्रव्यमान, बल, ऊर्जा, जड़त्वाघूर्ण, बलाघूर्ण, आवेग, संवेग, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करना है। और वो क्षेत्र रहेगा किसका? मैकेनिक्स का क्षेत्र रहेगा। अब दूसरा चीज़ है इसका थर्मोडायनामिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी। इस ऊष्मागतिकी में हम क्या क्या पढ़ेंगे? ताप को पढ़ेंगे यानी टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, दाब हो गया यानी कि आयतन हो गया, और इसमें आंतरिक ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, मोलों की संख्या के बारे में पढ़ेंगे, ऊष्मा इंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है आपका पार्ट ऊष्मागतिकी का। इसमें ऊष्मागतिकी के नियमों की पूरी व्याख्या की जाएगी, यानी कि ऊष्मागतिकी के नियमों को इसमें पढ़ा जाएगा। और ये जो ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी का यूनिट दिया गया है, क्षेत्र दिया गया है स्थूल भौतिकी का, ये आपका पूरा 12th में है। और इसमें कई सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण और प्रकाश वैद्युत प्रभाव, व्यतिकरण, इन सभी चीज़ों की व्याख्या की जाएगी। इसमें ये 12th में रहेगा। बाकी यही 3 ही केवल आपको 11th में दिया गया है टॉपिक। और ये देखा जाए चौथा क्या है? ऑसिलेशन एंड वेव्स। इसमें दोलन और तरंगों के बारे में पढ़ना है आपको। इसी में आपको जो है आवृत्ति के आधार पर तरंगें कितने प्रकार की होती हैं, और साथ ही साथ कणों के कंपन के आधार पर तरंगें कितने प्रकार की होती हैं। इसी में आपको परगामी तरंगे, अपरगामी तरंगे, ध्वनि तरंगे, सारी चीज़ें जो है आप ऑसिलेशन एंड वेव्स में पढ़ेंगे। ये आपका 11th में ही है। और पांचवा अगर देखा जाए तो पांचवा क्या है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स, वैद्युत गतिकी। इस वैद्युत गतिकी में इलेक्ट्रिक से संबंधित जितनी भी चीज़ें आएंगी, उन सभी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। इसी में हम गॉस का नियम पढ़ेंगे, इसी में हम मैक्सवेल का नियम पढ़ेंगे, एम्पियर का नियम पढ़ेंगे, वैद्युत पढ़ेंगे, चुंबक पढ़ेंगे, धारावाही चालक पढ़ेंगे। इन सारी चीज़ों की व्याख्या की जाएगी। तो ये है आपका भौतिक विज्ञान का कार्यक्षेत्र, जो कि 2 भागों में डिवाइड किया गया है, स्थूल भौतिकी और सूक्ष्म भौतिकी के बारे में। अब अगर देखा जाए तो एक पॉइंट और भी आप लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं कि स्थूल भौतिकी जो होता है, इसमें पार्थिव और खगोलीय स्तर की घटनाओं की व्याख्या की जाएगी। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, जगह कम है, मैं बोल दे रहा हूँ लैंग्वेज में, आप इसको तीसरे पार्ट में बनाकर लिख सकते हैं। स्थूल भौतिकी में पार्थिव और खगोलीय स्तर की जितनी भी घटनाएं होती हैं, उन सभी घटनाओं की व्याख्या हम करेंगे स्थूल भौतिकी में। और सूक्ष्म भौतिकी में इसमें अगला पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं कि सूक्ष्म भौतिकी के अंतर्गत आणविक चीज़ें, परमाणविक चीज़ें, नाभिकीय स्तर पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, बीटा कण, इन सभी चीज़ों का स्टडी हम करते हैं सूक्ष्म भौतिकी के अंतर्गत। अर्थात कह सकते हैं कि इसमें परमाणविक, आणविक और नाभिकीय घटनाएं सम्मिलित हैं सूक्ष्म भौतिकी के अंतर्गत। तो ये है भौतिक विज्ञान का कार्यक्षेत्र यानी कि स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो ये था फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक, जिसमें आपको फिजिक्स
के बारे में बताया गया, फिजिक्स का डिफिनेशन दिया गया और फिजिक्स के स्कोप के बारे में बताया गया। अब हम लेसन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया जाएगा, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, इनका डिफिनेशन क्या होगा, इनके फार्मूले क्या होते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो में जो भी चीज़ें बताई गई हैं नोट्स में बना लीजिए। थैंक यू।